नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल एट यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं आपके सामने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की चौथी सीरीज लेके। चलिए देर न करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन से बात करते हैं, ठीक है? फिर आपका हालचाल भी लेते रहेंगे साथ में। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है? विद्युत धारा का सुचालक इसमें कौन सा है, ये आपको बताना है कि विद्युत धारा का सुचालक कौन सा इसमें से हो सकता है। देखिए, आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चार ऑप्शन है। एक है सैंड। सैंड का फुल ये फॉर्मूला क्या होता है भाई? SiO2। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यही तो होता है हमारा बालू, है ना? फिर एक आपके सामने दिया हुआ है प्लास्टिक। तो बालू में क्या कोई करंट फ्लो हो सकती है? बालू में कोई करंट नहीं फ्लो हो सकती, तो बालू हमारा क्या हो जाएगा भाई? ये इंसुलेटर हो जाएगा। प्लास्टिक ये भी हमारा क्या है? ये भी इंसुलेटर ही है। इंसुलेटर ही है ना? ये भी इंसुलेटर है। इंसुलेटर। कांच भी आपका क्या होता है भाई? कांच भी आपका इंसुलेटर ही होता है। जो नल का पानी होता है, नल का पानी, ये आपका चालक का काम कर देता है। ये कंडक्टर का काम, कंडक्टर कह रहे हैं, जैसे कि ये इसमें से धारा प्रवाह हो सकती है। जो आपका एकदम शुद्ध जल रहेगा, डिस्टिल्ड वाटर जो रहेगा, उसमें करंट नहीं फ्लो होती है, लेकिन जो नल का पानी होता है उसमें करंट फ्लो हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये किसका काम कर देगा भाई? ये काम कर देगा कंडक्टर का या फिर चालक का काम कर देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता हुआ दिख रहा है आपको। क्यों? क्योंकि यह कंडक्टर का काम कर देता है या इससे होकर धारा प्रवाहित हो जाती है ना? तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 किलो ओम? 2 किलो ओम की वैल्यू कितनी होती है यार? तो किलो से तो आपको क्लियर होगा ना कि 1 किलो इक्वल टू कितना होता है यार? 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम होता है, इतना तो सबको क्लियर होगा। इसने बस क्या बोल दिया है? किलो ओम बोल दिया है। किलो ओम बोल दिया है। एक के जगह पे कितना बोला है? 2। 2 किलो। 2 किलो ओम को मैं ऐसे ओम बना दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 1000 ओम। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा आपका 2000 ओम। 2000 ओम। तो आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा 2000 ओम ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है? ये कितना? ये 200 ओम है, ये 20 ओम है और ये 1000 ओम है। यहाँ पे तो 2 किलो ओम बोला है ना यार। 1 किलो में आप सभी को पता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। यहाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये कहाँ पे पूछा हुआ है? यूपीपीसीएल TG2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जितना भी हम लोग आपको यहाँ पे सीरीज कराएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के पूछे हुए ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस प्रकार की विद्युत पैदा होती है? अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि कंसेप्चुअल है, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा घुमा के पूछा है। कुछ घुमा के नहीं पूछा है। जैसे ही आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के यदि क्लास देखे होंगे आप लोग, तो जो भी बच्चा यहाँ पेड वर्जन वाला होगा, मतलब पेड क्लास जो भी लिया होगा, वो जब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर देखा होगा, वहीं पे मैं इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था। देखिए, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी ये दो तरीके की होती है। ये दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी स्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? और एक होती है आपकी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है सर? इलेक्ट्रिक 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 सॉरी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो धारा प्रवाह में भाग नहीं लेती है। जो धारा प्रवाह में भाग नहीं लेती या इसकी वजह से धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है? जिसमें धारा का प्रवाह होता है या जिसमें आयंस मूव करते हैं, तो वो हो जाती है हमारी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। और जिसमें आयंस मूव नहीं होते हैं, सॉरी, तो वो होती है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है?
सर ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, ये कैसे जनरेट होती है या इसका यूज कहाँ पे होता है, तो ये भाई जनरेट करने के लिए जनरली जैसे आप लोग बचपन में देखे होंगे कि आपका जो दोस्त रहता है कोई एक, तो वो ऐसे कहता है कि रुको तुमको जादू दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं, पेन ऐसे लेता है, पेन ऐसे रगड़ के रखा रहता है, छोटे छोटे कागज पे ऐसे चिपका देता है, कहता है देखो जादू से हमने चिपकाया है ना। ऐसा जादू तो आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत लोग, आप लोगों में से बहुत सारे लोग देखे होंगे ऐसा जादू। तो वो जादू नहीं दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दिखा रहा है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है कि जब आप ऐसे पेन को यहाँ पे रगड़ेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से इस पे क्या आ जाते हैं भाई, इसमें आयंस आ जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे इसमें। जो जैसे इसमें आयंस आएगा तो वो आयंस क्या करेंगे, वो आयंस दूसरी चीज को अपने तरफ आकर्षित करने लगेंगे, ठीक है। तो वैसे ही कांच की छड़ पे जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है, सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से उसमें आयंस बनने लगते हैं कांच की छड़ पे। कांच की छड़ पे जब आयंस बनने लगते हैं तो वो आयंस केवल और केवल उसी छड़ पे ही रहेंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने में भाग नहीं लेंगे। इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी यदि किसी छड़ पे हम लोग सिल्क के कपड़े से रगड़े तब, या फिर आप ये अब आपके पास जो पेन है उस पेन को अपने सर पे ऐसे रगड़े, ऐसे रगड़ के अगर आप किसी कागज के छोटे टुकड़े को चिपकाए तो वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही आपका उदाहरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला है कि 230 वोल्ट शक्ति लाइन में 360 वॉट समानांतर में यदि है, 3 बल्ब यदि समानांतर में है तो यदि एक बल्ब जल गया तो, क्या बोला है यार, इसका इंग्लिश पढ़िए, 360 वॉट बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है, बात से ठीक क्लियर है। आगे आगे क्या बोला है, एक्रॉस 230 वोल्ट, 230 वोल्ट के एक्रॉस पैरेलल में कनेक्टेड, इफ वन बल्ब बर्न्स, यदि एक बल्ब जल जाए तो क्या होगा, क्या होगा, यदि एक बल्ब जल जाए तो क्या होगा, बाकी के दोनों बल्ब आराम से जलते रहेंगे भाई। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी पॉजिटिव सप्लाई है, ये हमारी निगेटिव सप्लाई है, ठीक है। पॉजिटिव सप्लाई कुछ इस तरीके की गई है और नेगेटिव सप्लाई हमारी इस तरीके की गई है, ठीक है। इसमें हमने 3 बल्ब जोड़ दिए, हमने क्या किया भाई, 3 बल्ब जोड़ दिए, कैसे, समानांतर में, समानांतर कहिए या फिर समांतर कहिए, ठीक है। ठीक है, ये हो गए हमारे बल्ब, 3 बल्ब हो गए। यदि तीनों बल्ब में से कोई भी एक बल्ब जल जाता है, यदि मान लीजिए कि ये आपका बीच वाला बल्ब जल जाए, ये आपका बीच वाला बल्ब जल जाए, ठीक है, अरे तो पूरा पूरा क्यों जला रहे हैं यार, हाँ, केवल बीच वाला बल्ब भी आपको जल जाए तो क्या होगा, बाकी दोनों आपका आराम से चलता रहेगा ना भाई, बाकी दोनों तो चलता रहेगा, बाकी दोनों में तो जैसे मान लीजिए कि ये बल्ब आपका खराब हो जाता है, ये बल्ब खराब हो जाएगा तो बाकी दोनों पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, मान लेते हैं कि ये ना खराब हो गया, आपका ये खराब हो गया, यदि ये खराब हो गया तो भी इन दोनों के सप्लाई पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या भाई, ये तो करंट आराम से, ये इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव मिल जा रहा है ना इसको, तो वो भी आराम से जलता रहेगा, है ना। यदि ये बल्ब भी खराब हो जाए तो, यदि ये बल्ब भी खराब हो जाए तो भी इन दोनों पे सप्लाई प्रॉपर मिलती रहेगी, तो दोनों बल्ब आराम से जलते रहेंगे, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि ये सीरीज में जुड़े होते तो इफेक्ट पड़ता, तो इफेक्ट पड़ता, लेकिन यदि ये समांतर में जुड़े हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो हमारा डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, द अदर टू बल्ब्स विल रिमेन ब्लोइंग, अन्य जो 2 बल्ब हैं वो आसानी से जलते रहेंगे। अच्छा, हमने बात किया सीरीज का, तो चलिए मैं सीरीज वाला भी आपको समझा ही दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे 3 बल्ब लग गए हैं, ठीक है, एक, दो, 3, ठीक है, ये 3 बल्ब हमारे लग गए, ये हो गया हमारा पॉजिटिव और ये हो गया हमारा निगेटिव, इधर से निगेटिव इसको दे दिया गया, ठीक है। अब ये हमारा बल्ब 1 है, ये हमारा बल्ब 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो यदि हमारा ये वाला बल्ब खराब हो जाता है,
यदि ये बल्ब खराब हो जाता है तो कौन कौन से बल्ब जलेंगे? यदि ये वाला बल्ब खराब होता है तो हमारा ये जो दोनों बल्ब है, ये दोनों बल्ब जलेगा क्या? ये दोनों बल्ब जलेगा क्या? बताइए। देखिए यहां से इसको मिला पॉजिटिव, ठीक है, और यहां से मिला इसको क्या, यहां से इधर पॉजिटिव गया गया गया, फिर इसका एक पार्ट पॉजिटिव होगा, एक पार्ट निगेटिव होगा, ये निगेटिव वाला आके फिर इस पे गया, यहाँ पॉजिटिव मिल गया, फिर इसको इधर से निगेटिव मिल गया। लेकिन यहाँ पे परिपथ इसका ब्रेक हो गया। जैसे ही ये बल्ब यदि खराब हुआ तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इधर से इसका सप्लाई कट हो गया, इधर कहीं ना कहीं से इसका सप्लाई कट हो गया, ठीक है। अब सप्लाई कट हो जाएगा तो अब इसका परिपथ पूरा नहीं होगा। यदि इसका परिपथ पूरा नहीं होगा तो ये दोनों बल्ब भी नहीं जलेंगे, ये दोनों बल्ब भी नहीं जलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका परिपथ पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। अच्छा, यदि आपको जलाना है तो जो जहां पे ये जला हुआ है उसको किसी दूसरे वायर से लेके ऐसे शॉर्ट कर देंगे तो केवल ये वाला बल्ब आपका नहीं जलेगा, केवल जो तीसरा बल्ब, जो बल्ब जल गया है वहां पे आप केवल वायर्स को ले जाके शॉर्ट कर दें, वायर को ले जाके शॉर्ट कर देंगे तो आपका ये बल्ब तो नहीं जलेगा, लेकिन बाकी दोनों बल्ब जो है वो जल जाएंगे, ठीक है। केवल आपसे इतना पूछे कि यदि 3 बल्ब सीरीज में जुड़े हुए हैं, कोई एक बल्ब खराब हो जाता है तो क्या बाकी बल्ब जलेंगे? नहीं जलेंगे, बाकी बल्ब नहीं जलेंगे, ठीक है। कब जलेंगे? जब हम जब खराब बल्ब के वायर को शॉर्ट कर देंगे तब जाके हमारे बल्ब जलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज की नहीं बात करके समांतर की बात किया, तो समांतर में ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आराम से जलता रहेगा। और यदि सीरीज का रहेगा तो वहां पे बाकी दोनों बल्ब भी बुझ जाएंगे। ये दोनों हमने आपको समझा दिया। ये है आपका समांतर के लिए, ये है आपका समांतर के लिए, और ये है आपका श्रेणी के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि एक चालक में 120 कूलाम का आवेश 60 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो चालक में धारा कितनी होगी? भाई आप लोग को पता है Q इक्वल टू क्या फार्मूला होता है यार? Q इक्वल टू IT एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है ना, Q इक्वल टू IT। और एक Q का क्या फार्मूला होता है? एक और Q का फार्मूला होता है Q इक्वल टू N इंटू ई, N इंटू ई। ये दो फार्मूले तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ये दो फार्मूले आप दोनों लोग, सॉरी, ये दो फार्मूले आप सभी लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए कि आपसे क्या पूछा है। आपसे पूछा है, आपको दिया हुआ है Q इक्वल टू कितना 120, और क्या दे दिया है भाई? टी दे दिया है आपको कितना 60 सेकेंड, टी दे दिया है आपको 60 सेकेंड। पूछा क्या है? प्रवाहित हो रहा है तो चालक में धारा कितनी होगी। आपसे धारा का मान पूछ लिया है, आपसे धारा का मान पूछ लिया, तो बस जो डाटा आपको गिवन है, मैंने आपसे कई बार बोला है कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका यही है कि जो डाटा आपके पास गिवन है पहले उसको नोट करिए, नोट करके और फिर थोड़ा सा इस पे जोर डालिए कि कौन सा इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि बहुत टैलेंटेड बच्चा होता है लेकिन वो इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि सर कौन सा इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें। उसको सारे फॉर्मूले याद रहते हैं लेकिन फिर भी वो अप्लाई नहीं कर पाता है, उसको उसके दिमाग में इतना कंफ्यूजन आ जाता है कि यार ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। जैसे ही गिवन डाटा नोट करेंगे तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें। जैसे ही हमने इसको नोट किया तुरंत हमारा क्लियर विजन एकदम दिखने लगा हमको कि हाँ ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तब हम इसमें अप्लाई कर देंगे। 120 इक्वल टू आई गुणे कितना हो जाएगा 60, आई गुणे 60, ये कितनी बार में कट जाएगा यार? 2 बार में। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, आई इक्वल टू 2 एम्पियर। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक होता है आपका फॉर्मूला Q इक्वल टू N इंटू ई, जहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। Q का दो फार्मूला होता है, आवेश का दो फार्मूला होता है। हमने दोनों फार्मूले आपके सामने लिख दिए। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है या फिर ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ नया जानने लायक है आपको। चलिए बात करते हैं हम लोग उस क्वेश्चन की। ए कैपेसिटर एंड अ कॉइल इन पैरेलल इज कॉल्ड। एक कैपेसिटर हो गया हमारा, एक हमारा कैपेसिटर हो गया, और एक हमारी इधर हो गई कॉइल, ठीक है। एक कैपेसिटर हो गया और एक हमारी कॉइल हो गई। तो इन दोनों को यदि पैरेलल में जोड़ दें हम, इन दोनों को यदि हम पैरेलल में जोड़ दें
तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे ही हम लोग कहते हैं ट्यून्ड सर्किट। इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसे ही कहते हैं टैंक सर्किट, ठीक है, या फिर ट्यून्ड सर्किट। इसे क्या कहते हैं हम लोग? टैंक सर्किट या फिर ट्यून्ड सर्किट। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ट्यून्ड सर्किट में क्या क्या लगा होता है? एक आपका इंडक्टर लगा होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है, दोनों के दोनों आपस में पैरेलल में होने चाहिए, दोनों के दोनों आपस में पैरेलल में होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस सर्किट का यूज कहाँ पे किया जाता है? तो नोट कर लीजिए कि टैंक सर्किट का प्रयोग रेजोनेंस परिपथ में किया जाता है। ठीक है, रेजोनेंस परिपथ में किया जाता है। इसका रेजोनेंस बोले तो इसका यदि हिंदी लिखना चाहें तो लिख लीजिए अनुनाद, अनुनाद परिपथ में, ठीक है। इसके द्वारा करते क्या है? इसके द्वारा हम लोग इम्पिडेंस को बहुत हाई लेवल तक बढ़ा देते हैं। इसके द्वारा इम्पिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। इम्पिडेंस इतना बढ़ा दिया जाता है कि उस समय कोई भी करंट सर्किट में फ्लो नहीं होती है, करंट का बहना रुक जाता है। ये काम होता है आपके टैंक सर्किट का, ठीक है। टैंक सर्किट किससे किससे मिलकर बनी होती है? एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर से मिलकर बनी होती है, और ये दोनों के दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ट्यून्ड सर्किट या फिर टैंक सर्किट, इसी का नाम टैंक सर्किट भी है। क्लियर? चलो, प्रतिरोधक में स्वर्ण, अच्छा गोल्डन, गोल्डन का टॉलरेंस पूछा है, लिख लीजिए यहाँ पे गोल्ड का टॉलरेंस कितना होता है भाई? 5%। सिल्वर का कितना होता है? सिल्वर का होता है आपका 10%। सिल्वर का 10% होता है। आपसे यहाँ पे किसका पूछा है? आपसे यहाँ पे पूछा है गोल्ड का, तो 5% हो जाएगा आपका टॉलरेंस गोल्ड का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई। हमने आपको कलर कोड बताया था ना, कलर कोड में आपको बताया था कि जो पहला, यदि 4 पॉइंट का आपका रेजिस्टेंस है, यदि रेजिस्टेंस आपका 4 बैंड का है, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 बैंड का है, तो जो शुरू के दो होते हैं, मतलब ये जो पहला और दूसरा है, ये तो रेजिस्टेंस के मान को दिखाता है, और ये किसको दिखाता है? ये जो तीसरा होता है ये मल्टीप्लायर को दिखाता है, मल्टीप्लायर की वैल्यू को डिनोट करता है। और ये जो चौथी वैल्यू होती है, या जो चौथा कलर होता है, वो चौथा कलर टॉलरेंस को दिखाता है। टॉलरेंस सहनशीलता, सहनशीलता को रिप्रेजेंट करता है। तो गोल्ड का यदि सहनशीलता पूछेगा तो गोल्ड का हो जाता है आपका 5%, सिल्वर का 10% हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखना है किसी किसी एक सीरीज में, शायद दूसरे में मैं एक जगह सिल्वर का गलती से 5% लिख दिया हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और 5% नहीं, 10% ही होगा। ताम्र तार का प्रतिरोध कम होगा यदि, यदि ज्यादा होगा क्या? पहले तो आप लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। पहला चीज तो ये दिख गया है, मतलब कि लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। एक दूसरा चीज दिख रहा है आपको, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, तो प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। क्षेत्रफल कब बढ़ेगा? जब त्रिज्या बढ़ेगी। भाई कोई भी कंडक्टर यदि होता है तो कंडक्टर कैसा होता है? कंडक्टर ऐसा गोल ही तो होता है ना, एक सर्किल के टाइप का होता है। तो आप लोग किसी सर्किल का क्षेत्रफल जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है।
सर्किल का क्षेत्रफल। तो ये जो ए है ना, ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यदि हम लोग इस त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा, क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा, कम होगा। आपसे पूछा है कि तार का प्रतिरोध कम होगा, कब कम होगा, जब हम लोग क्या बढ़ाएंगे, जब हम लोग क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे। क्षेत्रफल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, त्रिज्या को बढ़ा के। तो ऑप्शन देख लीजिए, लंबाई बढ़ाने पे तो भाई प्रतिरोध भी बढ़ेगा ना। टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इंसुलेशन, डायमीटर, यस, डायमीटर को बढ़ा के हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमीटर को बढ़ा के क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर बाई 2, मतलब डायमीटर का आधा। त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है, त्रिज्या इक्वल टू होता है व्यास बटा में 2, व्यास का आधा होता है आपका त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is tripled, heat generated in it becomes the initial value। अपने इनिशियल वैल्यू का कितना हो जाएगा, यदि अगर किसी का चालक में से बहने वाली धारा को 3 गुना कर दिया जाए, बहने वाली धारा को 3 गुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के कितना गुना हो जाएगी। जैसे मान लो कि P इक्वल टू वी आई है, सॉरी P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर है, ठीक है। ये है हमारा पहला। जब हमने अभी करंट को नहीं बढ़ाया है उस समय पावर कितना है भाई, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है इतना। अब हमारी जो करंट है ये I1 हो गई, और ये जो हमारी I2 करंट है वो कितना है भाई, 3 इंटू आई वन है, 3 इंटू आई वन। तो अब हमारा जो दूसरा पावर होगा वो कितना हो जाएगा, I2 का स्क्वायर इंटू R2, ठीक है। तो अब जो हमारा पावर हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं R2 इसको चेंज कर दे रहा हूँ, I2 को चेंज कर दे रहा हूँ। I2 को यदि मैं चेंज किया, ये तो R1 वैसे का वैसे रह जाएगा, R1 ही रह जाएगा, क्योंकि हमने R1 को तो चेंज नहीं किया है ना, हमने केवल करंट को चेंज किया है। तो इसको मैं 3I1 कर दूँ, 3I1 का स्क्वायर इंटू आर। तो ये हमारा P2 कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा 9I1 स्क्वायर इंटू आर, 9I1 स्क्वायर इंटू आर। मतलब कि आपको अब क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा P1 है वो P2 से कितना आधा है भाई, कितना है, मतलब कि जो P2 हमारा आ रहा है, P2 9 गुना आ रहा है P1 के, ठीक है। या फिर ये ऐसे कह सकते हैं, जो हमारा P1 है वो P2 का 1/9 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 टाइम्स आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 9 टाइम्स वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है ना, 9 आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। ये क्लियरली समझ में आया ना भाई। यदि यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड कर दो, तो P1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू R1 डिवाइड बाई P2, और ये 9I1 स्क्वायर इंटू R1, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे P1 बाई P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा ना। तो यहाँ से P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 इंटू P1 हो जाएगा, 9 इंटू P1, मतलब कि P1 का 9 गुना आ गया ना। ऐसे क्लियरली यहाँ पे देख के भी समझ में आ रहा था। यदि यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, दोनों को एक दूसरे से भाग कर दीजिए, तुरंत आपका आंसर निकल आएगा, है ना। तो यहाँ पे 9 गुना एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने वाली तार से बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब जो थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। भाई देखिए, हम लोग ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज क्यों लाए आपके लिए, ये इसीलिए लाए कि ताकि आप इस चीज को चेक कर पाए कि आप थ्योरी मतलब एनसीईआरटी बोर्ड के लिए आपने किस लेवल का पढ़ाई किया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए हम लोग लेके आए ताकि आप लोगों का ये भी रिविजन साथ साथ में चलता रहे और एक बार अपनी पढ़ाई के लेवल को चेक कर पाए।
अब ये क्वेश्चन करने में समझ में आएगा, जैसे हमने अभी दो फार्मूले लिखे थे ना चार्ज के लिए, Q इक्वल टू आई टी और एक Q इक्वल टू एन इंटू ई। इन दोनों फार्मूले का यूज करना है, दोनों फार्मूले का यूज करके अब बस आपको बताना है आंसर। देखिए मैं कर रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने से थोड़ा सा एक बार कॉपी पेन उठा के एक बार करने का भी प्रयास करिए। केवल कमेंट करने से कुछ नहीं होगा भाई, थोड़ा पढ़ाई करना भी जरूरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास गिवन है T इक्वल टू 1, T इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1, I इक्वल टू कितना दिया हुआ है भाई 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ये 1 सेकेंड दिया हुआ है। T इक्वल टू 1 है, I इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब कि यहाँ से Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई 1, Q इक्वल टू कितना होगा 1 हो जाएगा। अच्छा अब आपसे पूछा है कि यदि इतना धारा प्रवाहित हो रही तो तार से बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको Q की वैल्यू तो पता चल गई, मतलब कि चार्ज हमारे पास कितना है, एक ही चार्ज है। अब इस Q की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में जब रखेंगे तब जाके हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे N है, यही N तो है, यही N तो है आपका Q इक्वल टू एन ई, जहां पे N क्या है, N है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, E है हमारा आवेश, सॉरी इलेक्ट्रॉन पर आवेश या इलेक्ट्रॉन का आवेश, देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब देखिए Q की वैल्यू आपको पता है 1, N आपको निकालना है, E की वैल्यू आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है भाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलाम, यही तो होता है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो अब यहां से n निकाल लो, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बटा में 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 19। अब ये जो 10 की पावर माइनस 19 है ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 18 हो जाएगा ना, प्लस 19 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 10 की पावर प्लस 19 डिवाइड बाई 1.6। अब इसको भाग करेंगे तो एक काम करिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 10 गुणे 10 की पावर 18 बटा में 1.6, ठीक है। तो अब इसको भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये चला जाएगा आपका n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। भाई ये 10 की पावर 19 में एक भाग नहीं दे पाओगे ना, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है। कैसे लिख दिया है, 10 गुणे 10 की पावर 18, 10 गुणे 10 की पावर 18 करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। फिर 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 की पावर 19 हो जाएगा। बस हमने इसी 10 में इस 1.6 को भाग दे दिया, तुरंत हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। तो 6.25 इन 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए देखो ये किस में पूछा हुआ है, ये पीपीसीएल टीजी2 में पूछा हुआ है। इसी तरह के जैसे थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जबकि आपके बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन के लेवल रहते हैं कि जिससे आप अपना एग्जाम पास कर पाए, ठीक है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव में जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए ही इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कूलाम पर यूनिट वोल्ट इज, कूलाम पर यूनिट वोल्ट इज। अब आप सब लोग पढ़े होंगे Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, ये सब मुझे पता है कि सारे लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, सारे लोग ये फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे। लेकिन अब ये जो लैंग्वेज लिख दिया यहाँ पे कूलाम पर यूनिट, ये लैंग्वेज समझने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी, आप लोगों में से बहुत ऐसे आपके साथी होंगे जो इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे कि कूलाम पर वोल्ट क्या लिख दिया है। कूलाम पर वोल्ट तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है भाई। बस यही तो क्रिएटिविटी समझना है। एग्जामिनर जो आपको भरमाने की कोशिश कर रहा है, जो आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, बेटा तुम बहक जाओ, तुम पढ़े तो हो लेकिन उसका यूज ना कर पाओ, तुम थोड़ा सा बहको इधर साइड में, ताकि कोई हम
अच्छे या फिर जो फ्रेश माइंड वाले बच्चे हैं उनको ले पाए। तो देखिए कैसे बका रहा है आपको, यहां से क्या किया हमने, यहां से हमने बस C इक्वल टू क्या कर दिया, Q अपॉन V कर दिया, Q अपॉन V कर दिया। आप जानते हो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, Q का मात्रक कूलाम होता है, और वोल्टेज का मात्रक क्या होता है भाई, वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट। बस इसी बात को तो इसने लिख दिया है, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट लिखा है, पर यूनिट वोल्ट। बस आपको यही समझना था। जहां पे C क्या है भाई, यहाँ जहां पे आपकी C होती है धारिता, ठीक है, V क्या होता है यार, ये होता है आपका वोल्टेज, और ये क्या होता है, ये आपका आवेश होता है, ठीक है ना। तो एग्जामिनर आपको भरमाएगा, आपको कहेगा कि बेटा तुम साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, लेकिन आपको कहना है कि नहीं हमने सनी सर से पढ़ाई किया है, ठीक है, और सनी सर हमको बहकने नहीं देंगे। जो जो आप जिधर जिधर आप बहकाना चाहेंगे हम उधर उधर से तुरंत आएंगे, रिटर्न आएंगे, क्योंकि हमें सब पहचानने आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कैपेसिटेंस। कोई दिक्कत है यहाँ पे, अभी ये बात समझ में आ गई ना भाई, कूलाम्ब पर यूनिट वोल्ट, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बहकावे में नहीं आना है आपको, ठीक है, बहकावे में एकदम नहीं आना है। 1 मिली वॉट पावर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मिली की बात कर दिया है, तो आप जानते हो कि 1 मिली कितना होता है भाई, 1/1000, 1/1000 को ही तो आप लोग मिली वॉट कहते हो, या फिर 10⁻³ को आप लोग मिली बोलते हो, मिलीमीटर। 10⁻³ को आप क्या लिख सकते हैं, 1/1000 लिख सकते हैं। 1 मिली वॉट बोला है ना, 1 मिली वॉट बोला है, तो 1/1000 वॉट, 1/1000 वॉट या 10⁻³ वॉट, देख लीजिए ये कहाँ पे है, बस यही चीज देखिए कहाँ पे है, 10 की पावर में तो नहीं दिया तो उसको हटा दीजिए, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है 1/1000 वॉट, 1/1000 वॉट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा यदि यहाँ पे 1 किलो वॉट दिया रहता है, तब 1 किलो वॉट दिया रहता है तो क्या करना होता, 1 किलो वॉट के लिए क्या करते हैं आप, यदि 1 किलो वॉट दिया रहता है तब, किलो वॉट, 1 किलो वॉट दिया रहता है तो बस आपको क्या करना था, 1000 वॉट कर देना था, 1000 वॉट कर देना था, ठीक है सर। यदि 1 मेगावाट दिया रहता है तब क्या करते सर, 1 मेगावाट यदि दिया रहता है तब हम क्या करते, तो 1 मेगावाट करता है तो इसको बस आपको कर देना था 10⁻6 वॉट, 10⁻6 वॉट, ठीक है। मेगा हो गया, किलो हो गया, गीगा का भी लिख लीजिए कि यदि 1 गीगावाट दे दिया रहता तब जी डब्ल्यू लिख देता, तो इसका मतलब क्या था सर, इसका मतलब था 1 इंटू सॉरी 10⁻9 वॉट, इसको क्या लिख दे, 10⁻9 वॉट। अच्छा, और यदि नैनो वॉट, नैनो वॉट कहीं पे लिख देता तब, कहीं पे यदि ऐसे स्मॉल में 1 NW, 1 NW यदि लिख देता तो ये 10⁻9 वॉट लिखते, 10⁻9 वॉट, ठीक है। तो जो जो यूनिट बन सकती है हम सारे यूनिट आपके सामने बता दिए हैं, और जनरली आप लोग जब पावर सिस्टम या फिर मशीन पढ़ते होंगे तो आप लोग किलो वाट का ही न्यूमेरिकल देखते होंगे, किलो वाट, या फिर पावर सिस्टम में आप मेगावाट तक चले जाते हैं, मेगावाट, ठीक है, मेगावाट तक चले जाते हैं, बस मेगावाट से ऊपर नहीं जाता है, गीगावाट का बहुत कम यूज होता है, ठीक है, मेगावाट का सबसे ज्यादा यूज होता है, तो मेगावाट का हमने इसलिए आपको बता दिया कि मेगावाट क्या होता है भाई, 10⁻6 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता, तो एक बात यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि ओम का नियम, ओम का नियम लीनियर, लीनियर सर्किट या लीनियर परिपथ पर लागू होता है, लागू होता है। भाई ओम का नियम क्या है, ओम का नियम है आपका I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जैसे हम लोग यहाँ पे V और I के बीच यदि ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ कैसा बनता है, ये ग्राफ एकदम लीनियर बनता है। यदि ये ग्राफ ऐसा लीनियर बन रहा है तो यहाँ पे
हमारा ओम का नियम फॉलो करता है, या यहाँ पे ओम का नियम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही ये लीनियर से हटा, जैसे ही ये लीनियर से नॉन लीनियर बना, यदि नॉन लीनियर बना तो वहां पे हमारा ओम का नियम अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ओम का नियम वहां पे अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। लीनियर नॉन लीनियर की तो बात नहीं किया है, इस बात को जरूर याद रखेंगे। कहीं कहीं पे ये भी पूछ लेता है कि लीनियर के लिए अप्लाई होता है ओम का नियम या नॉन लीनियर के लिए होता है, तो लीनियर के लिए होता है। लीनियर को रेखीय कहते हैं यार, रेखीय। रेखीय परिपथ के लिए, अरेखीय परिपथ के लिए ये नहीं यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्धचालक है, अर्धचालक का जो हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो नॉन लीनियर होता है। अर्धचालक का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लीनियर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के प्रतिरोध, उसके वोल्टेज प्रतिरोध नहीं, ऑप्शन ए एकदम सही है। ठीक है, जो अर्धचालक होते हैं उनका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग देखा, आप लोगों ने देखा होगा ना भाई। अर्धचालक का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके का होता है, कुछ ऐसे आपका आता है। ठीक है, इस तरीके से आके फिर इधर अचानक से इधर गिर जाता है। ये नॉन लीनियर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, शुरू में कम कम, इसके बाद एक ही बार यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, फिर यहाँ पे एवलांच से ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ ब्रेक डाउन के बाद अचानक से करंट बढ़ती, अचानक से करंट का बढ़ना घटना, यही तो हो जाता है आपका नॉन लीनियर। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आप लोगों ने डायोड का देखा होगा या फिर अर्धचालक का देखा होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धारा के तीन प्रमुख प्रभाव क्या है? धारा के तीन प्रमुख प्रभाव, हाँ ये बात नोट कर लीजिए। द मेन, चलिए मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, या चलो लिखो, द मेन थ्री इफेक्ट्स ऑफ करंट इज, करंट इज क्या क्या है पास, इज नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा ना, आर। क्या क्या हो जाएगा? एक होता है आपका केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। दूसरा होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, और तीसरा होता है आपका थर्मल इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट। ये तीन तरह के मेन इफेक्ट है। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन बना होगा कि सर केमिकल इफेक्ट क्या है, केमिकल इफेक्ट का हम लोग कैसे प्रभाव देखते हैं करंट का? तो भाई जो भी हमारी बैटरी है ना, बैटरी, बैटरी में जो बैटरी से हम लोग आउटपुट में धारा ले रहे हैं, वो क्या है, वो एक तरह का रासायनिक प्रभाव ही तो है, रासायनिक इफेक्ट ही तो है। क्योंकि हम लोग वहाँ पे रासायनिक रासायनिक पदार्थ यूज कर रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है भाई, वो एक केमिकल केमिकल मटेरियल है। ठीक है, उसमें हमने ग्रेफाइट लिया है। ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रोड लिया है वो किसका है, ग्रेफाइट का बना हुआ है। तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन ही तो ऑकर हो रही है, केमिकल रिएक्शन के फॉर्मेशन से ही तो हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो ये इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है बैटरी में। जितनी भी बैटरीज है वहाँ पे रासायनिक प्रभाव के कारण ही हमारी धारा फ्लो करती है। ठीक है, एक फ्लो करती है मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। मैग्नेटिक इफेक्ट का आप लोग प्रभाव देख चुके हैं किसी भी जनरेटर या मोटर में। ठीक है, एक आपका होता है थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट की वजह से भी करंट फ्लो करती है। थर्मल इफेक्ट जैसे कहीं पे टेम्परेचर का वेरिएशन है, वहां पे भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि वहां पे भी करंट फ्लो कर जाती है, या फिर करंट के द्वारा हम लोग थर्मल इफेक्ट को जनरेट कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका है बल्ब, बल्ब, या फिर जो आपने थर्मोकपल पढ़ा होगा ट्रांसड्यूसर वाले चैप्टर में, थर्मोकपल। तो वहां पे आपने देखा था कि थर्मोकपल के जो दोनों जैसे थर्मोकपल में आपने क्या देखा था, थर्मोकपल में आपने ये देखा था कि दो अलग अलग मटेरियल के हमने चालक ले लिए थे, दो अलग अलग मटेरियल के हमने चालक ले लिए थे, और किसी एक जंक्शन को, जैसे ये हमारा जंक्शन 1 है और ये हमारा जंक्शन 2 है, तो किसी एक जंक्शन को हम लोग हीट कर रहे थे, तो दूसरे वाले जंक्शन पे हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल रहा था। क्यों? क्योंकि इन दोनों चालक का, ये हमारा कंडक्टर 1 था, ये कंडक्टर 1 था, और ये हमारा कंडक्टर 2 था। तो दोनों चालक की चालकता में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। इसी वजह से हमें दूसरे जंक्शन पे कुछ वोल्टेज मिलता है। ठीक है,
तो इसका इफेक्ट आपको थर्मल इफेक्ट आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, थर्मोकपल वोल्टमीटर में या थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर में, या फिर कह सकते हैं कि इसका एक और एग्जांपल है आपका बल्ब का जलना। ठीक है, तो मैच करा लीजिए, थर्मल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के एक्रॉस वोल्टेज में कमी को क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझिए कि पैसिव एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके पास। पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट कौन कौन से हैं भाई। पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो किसी सोर्स पे डिपेंड नहीं करते हैं, रेजिस्टेंस, जो किसी सोर्स पे डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, सॉरी, किसी सोर्स पे डिपेंड रहते हैं, मतलब इसमें धारा का प्रवाह किसी न किसी सोर्स के द्वारा ही किया जा सकता है, ये सोर्स जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस होता है आपका, फिर एक कैपेसिटर होता है, और फिर ये एक इंडक्टर होता है, इंडक्टर। ये सब क्या है, ये सभी के सभी पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं मेरे भाई। एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट में लिख लीजिए आपका वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका करंट सोर्स। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका डायोड, डायोड, और फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं मॉसफेट भी। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके एक्टिव हैं। आप डायोड लिख सकते हैं, ट्रांजिस्टर लिख सकते हैं, मॉसफेट लिख सकते हैं, ये सभी एक्टिव, एक्टिव डिवाइस, और ये सब पैसिव डिवाइस है। तो इसने बोला है कि किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के एकराश वोल्टेज में कमी को क्या कहते हैं। वोल्टेज में कमी को ही तो हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। जो वोल्टेज में कमी होती है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस या फिर किसी कैपेसिटर या किसी इंडक्टर के अक्रॉस, तो उसी को तो हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभव के अंतर को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध, भाई जो हम लोग आपका जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है या करंट सोर्स होता है, इनका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो वो चीज उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता तो है, लेकिन आप ये वोल्टेज का एक क्या कहते हैं, वोल्टेज में कमी बहुत ज्यादा नहीं आती है। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज मतलब कि कोई भी हमारा, जैसे मान लीजिए कि क्या है भाई, कोई भी एक ब्रांच है, जैसे कि हम यहाँ पे एक आपको, चलिए मैं एक सर्किट बना के आपको क्लियरली बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि ये 2 एम्पियर है। ठीक है, और ये है हमारा कितने का भाई, ये है हमारा 1.5 ओम, ये 0.5 ओम का है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज जो है, यहाँ पे वोल्टेज है 20 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज 20 वोल्ट है, और यहाँ पे हमें मिल रहा है 15 वोल्ट। ठीक, और ये हमने यहाँ पे अपना करंट सोर्स लिया है। तो मान लीजिए कि ये 2 एम्पियर का हमारा करंट सोर्स है, इस 2 एम्पियर करंट सोर्स का कुछ ना कुछ एक आंतरिक प्रतिरोध होगा, वो आंतरिक प्रतिरोध हमने यहाँ पे लगा दिया है, आंतरिक प्रतिरोध हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो आंतरिक प्रतिरोध तो ये इसका अपना हो गया, वो करंट सोर्स का अपना हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो वोल्टेज यहाँ पे 20 दिया हुआ है, या जो ये वोल्टेज यहाँ पे 15 दिया हुआ है, ये कौन सा वोल्टेज है, ये है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। ये कौन सा वोल्टेज है भाई, ये टर्मिनल वोल्टेज है। ये 20 और 15, इसी को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। टर्मिनल वोल्टेज कौन कौन से हैं इसमें, वो हो जाएगा हमारा 20 और 15, ये दोनों के दोनों टर्मिनल वोल्टेज हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, पैसिव एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट आप लोग लिख लिए होंगे। अब हमारा जो विभवांतर है, विभवांतर कितना हो जाएगा, विभवांतर 20 माइनस 15 बराबर 5 वोल्ट, ये हो जाएगा हमारा विभवांतर। V1 माइनस V2, यही तो होता है हमारा विभवांतर।
तो ये जो 5 वोल्ट की कमी आ रही है, ये यहाँ पे 5 वोल्ट की जो कमी हो रही है, ये 5 वोल्ट की कमी किस वजह से हो रही है? जो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगाया इसकी वजह से ही तो हो रहा है। तो ये जो 5 वोल्ट कम हुआ या 5 वोल्ट में जो ड्रॉप आई, इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो जो कमी आती है वोल्टेज में, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट में जो भी वोल्टेज में कमी आती है वो किसकी वजह से होती है भाई? वो होती है वोल्टेज ड्रॉप की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चार्जिंग एन अनचार्ज बॉडी कैन नॉट बी डन द मीन्स ऑफ, किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता? क्या कंडक्शन से आवेशित किया जा सकता है क्या? जी हाँ, कंडक्शन से आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, इंडक्शन से? जी हाँ, इंडक्शन से भी किया जा सकता है। घर्षण से, हमने अभी आपको बताया कि घर्षण से भी आवेशित किया जा सकता है। किसी दो चीज के बीच में यदि घर्षण किया जाए तो वहां पे चार्ज जनरेट हो जाते हैं, तो इससे भी आवेशित हो सकते हैं। रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अपने अक्ष पे घुमाने की वजह से, भाई अपने अक्ष पे घुमाने की वजह से तो चार्ज नहीं जनरेट होंगे। किसी मैग्नेटिक फील्ड में, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी चीज से फ्रिक्शन करा के तब फिर रोटेशन कराया जाए, तब इसमें चार्ज जनरेट हो सकते हैं। अपने अक्ष पे केवल यदि रोटेट कर रहा है तो उसकी वजह से कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होगा। कंडक्शन से तो होता है, ये तो सबको पता है। मान लीजिए ये हमारा एक वायर है, एक हमारा ये वायर है, इस वायर में हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं। करंट फ्लो करा रहे हैं तो भाई करंट फ्लो तभी तो कर रहा है जब इलेक्ट्रॉन हमारा विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो ये तो आवेशित हो ही रहा है यदि कंडक्शन हम लोग इसमें कर रहे हैं। प्रेरणा, प्रेरणा आपने ये देख लिया कि भाई ये हमारी एक कॉइल है, एक हमारी यहाँ पे कॉइल है। ठीक है, इस कॉइल में हम लोग करंट फ्लो करा दे रहे हैं, करंट फ्लो करा दे रहे हैं, और यहाँ पे हमारा एक आयरन का टुकड़ा है, यहाँ पे एक आयरन का टुकड़ा है। तो आप लोगों ने देखा होगा, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। जो आपकी ओवरहेड लाइन होती है, ओवरहेड लाइन में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा काफी हैवी लाइन होती है, उसके पास जाते हैं हम लोग तो एक हमिंग साउंड सुनाई देता है। कौन सा साउंड सुनाई देता है भाई? हमिंग साउंड सुनाई देता है। वो किस वजह से? वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी, और वहाँ पे और भी 2-3 फैक्टर है आपके, एक स्क्रीन इफेक्ट है और एक प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है, वो तो है ही। लेकिन ये इनका जड़ क्या है? इनका जड़ है कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड ही। ठीक है, तो इंडक्शन के वजह से भी, जैसे यहाँ पे यदि मैं करंट फ्लो करा दूं, इसमें इस कॉइल में करंट फ्लो करा दूं और इसके पास में कोई एक मेटल रख दूं, तो इस मेटल पे ऑटोमेटिक चार्ज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है, तो ये भी आपका आसानी से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, घर्षण की वजह से तो आप जानते हैं कि घर्षण की वजह से स्टैटिक चार्ज जनरेट होगा। चार्ज जनरेट हुआ, इसका मतलब क्या है कि आयंस बन गए, तो आयंस इसकी वजह से भी बन सकते हैं, इसकी वजह से आयन नहीं बन सकते। ठीक है, तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ये तो सबको पता हो गया। ठीक है, इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है यार? इंडक्टेंस इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई एफ इंटू एल। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन जाता है? ये एक्सएल है। एक्सी का फॉर्मूला क्या बन जाता है? 1/2 पाई एफ इंटू सी, 2 पाई एफ इंटू सी। ठीक है, और एडमिटेंस, एडमिटेंस क्या है? एडमिटेंस है हमारा 1/z। एडमिटेंस y इक्वल टू क्या होता है? 1/z होता है। ठीक है, पूछा है कि फ्रीक्वेंसी किसके समानुपाती होती है? फ्रीक्वेंसी किसके समानुपाती होती है? तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ेगी, भाई फ्रीक्वेंसी के समानुपाती क्या दिख रहा है आपको? इंडक्टेंस दिख रहा है ना। फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ेगी हमारा इंडक्टेंस भी उतना बढ़ता जाएगा, और फ्रीक्वेंसी जितना घटेगी उतना हमारा इंडक्टेंस भी घटता जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो हमारा एक्सएल है, यही इंडक्टिव रिएक्टेंस ही किसके प्रोपोर्शनल है? इंडक्टिव, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ना, आई एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यहाँ से हम आसानी से लिख सकते हैं। यदि एक्सी को लिखना होगा तो एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ हो जाएगा। ठीक है, एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ हो जाएगा यहाँ से। और इसकी तो बात अलग है। हाँ, ऐसा कौन सा पैसिव एलिमेंट है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा पैसिव एलिमेंट है जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता? जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता तो वो है आपका रेजिस्टेंस, वो है आपका रेजिस्टेंस, या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता।
फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये भी आप लोगों में से बहुत लोग इसका आंसर नहीं बता पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा पैसिव एलिमेंट फ्रीक्वेंसी पर नहीं डिपेंड करता है। आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको ये आंसर नहीं पता होगा, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पीपीसीएल में, पीसीएल जेई का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो, तो ये यहाँ पे 17A आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है यूपीआरबीएनएल में। ये जो मैं बताया कि कौन सा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, कौन सा पैसिव एलिमेंट, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल जेई में पूछा हुआ है। ठीक है, चलो, 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? 1 एम्पियर, भाई आप एक फॉर्मूला पढ़े हो, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी, तो यहाँ से I इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई टी। Q बाई टी को क्या लिख सकते हो आप, Q बाई टी का मात्रक यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो, Q बाई टी का मात्रक लिखना चाहूँ तो इसी का तो मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। या फिर इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ कुलाम। Q का मात्रक क्या हो जाएगा, Q का मात्रक हो जाएगा कुलाम, और T का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, सेकंड हो जाएगा। Q का मात्रक सेकंड हो जाएगा, मतलब C बाई सेकेंड या C बाई टी, आर C बाई टी। C बाई टी कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको, C बाई टी, यस, C बाई सेकेंड दिख रहा है, C बाई सेकेंड दिख रहा है, तो ये ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, इस फार्मूले का यूज करके, जहाँ पे Q क्या है भाई, Q हमारा चार्ज है, I क्या है, करंट है, और T क्या है, T हमारा समय है। T क्या है, समय। तो इस फार्मूले का यूज करके आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आवेशित परमाणु कहलाता है, आवेशित परमाणु क्या कहलाता है, यदि कोई भी हमारा परमाणु, जैसे मान लीजिए कि हमारा सोडियम है, सोडियम पे यदि हमारा एक प्लस पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या कहलाएगा भाई, ये आयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयन। अब जो हमारे आयन है ये दो कितने तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा धनायन, धनायन जिसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक होता है हमारा ऋणायन जिसे हम लोग कहते हैं निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। लिख लीजिए, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई एलिमेंट, सॉरी, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है। जैसे हमने आपके सामने एक एग्जांपल लिख दिया है Na+, यदि हमने आपके सामने एक एग्जांपल लिख दिया है तो Na+ लिखने का क्या मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, कितने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को, कितने इलेक्ट्रॉन को भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है। मैं यहाँ पे लिख दिया Mg++, यदि 2 प्लस में लिख दिया तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है मेरे भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे लिख दूं La+++, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज होता है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। सेम उसी तरीके से यदि मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे मैं लिख दूं फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने को डोनेट करेगा भाई, फ्लोरीन पे यदि एक निगेटिव चार्ज है तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, डोनेट नहीं सॉरी, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे लिख दूं फास्फोरस, फास्फोरस 15, फास्फोरस यदि मैं लिख दूं तो फास्फोरस पे 3 माइनस चार्ज हो जाता है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये हमारे 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बढ़ जाती है जबकि प्रोटॉन की संख्या इसके परमाणु क्रमांक के ही बराबर रहती है। भाई जैसे कोई एक आपका यहाँ पे एलिमेंट है, मान लीजिए कि हमने एलिमेंट ले रहे हैं, क्या हमने एलिमेंट ले लिया नियॉन, नियॉन हमने ले लिया।
ठीक है। नियान जिसका परमाणु क्रमांक कितना रहता है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 10। अब मैं इसमें पूछूं आपसे कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहेंगे 10, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10 ही रहेंगे। लेकिन लेकिन जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाएगी, लेकिन जो प्रोटॉन है प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलेगी। जितनी प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे है, जितना ये परमाणु क्रमांक है, उतना ही प्रोटॉन की संख्या हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, परिवर्तन किस में होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होता है। बात समझ में आ गई ना। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे और आयंस क्या होते हैं ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। नाइट्राइडिंग नाइट्राइडिंग क्या है ये आपको बताना है। नाइट्राइडिंग क्या है ये आपको बताना है। देखिए, नाइट्राइडिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हम लोग एल्यूमिनियम कंडक्टर के कोर को क्या करते हैं, हार्ड करते हैं। किसके द्वारा भाई, नाइट्रोजन। देखिए इसमें बेसिकली क्या जाता है, एक ऐसे बक्सा ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें हमारा एलॉय होता है। ठीक है, एलॉय यहाँ पे लिख दीजिए, एलॉय होता है। इस एलॉय में एक तरफ से हम लोग NH3 गैस को प्रोवाइड करते हैं, NH3 अमोनिया गैस, NH3 अमोनिया। ठीक है, इधर से अमोनिया इसमें डालते हैं और इधर से हमारा अमोनिया बाहर की तरफ निकल जाता है, इधर से बाहर की तरफ निकल जाता है। इधर से बाहर की तरफ निकलता तो है, लेकिन इसमें ये किसमें टूट जाता है, ये इसमें टूट जाता है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन में ये टूट जाता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन में ये टूट जाता है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन ये जो धातु है, इस धातु के कोर को क्या कर देती है भाई, हार्ड बनाती है। क्या करती है, हार्ड बनाती है। और इसीलिए ये प्रक्रिया अपनाई भी जाती है। ये प्रक्रिया कुल मिला के एक तरह का हीटिंग ट्रीटमेंट है जो किसी भी मेटल के कोर को हार्ड बनाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है, ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। एक प्रकार का ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हम लोग अमोनिया गैस को एलॉय के सरफेस पे डालते हैं, जिसमें से नाइट्रोजन गैस आके इस पे लगती है, तो इसका जो सरफेस है, सरफेस थोड़ा सा हार्ड बन जाता है। फिर इधर से अमोनिया गैस बाहर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है भाई, एक तरह का हमारा हीट ट्रीटमेंट है। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं नाइट्रीकरण। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, नाइट्रीकरण है। नाइट्रीकरण क्या है, एक तरह का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हम लोग एल्यूमिनियम या फिर किसी मेटल के सरफेस को हार्ड बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक, चलिए यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, थोड़ा अपने दोस्तों को भी और सारे दोस्त जो लोग तैयारी में जुड़े हुए हैं उनको साथ में जोड़िए आप लोग।